What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोग पढ़ रहे हैं द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसके सारे बेसिक समझे थे कि फाइनेंस क्या होता है, कितने काइंड्स ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या क्या सोर्सेज होते हैं, उसमें हमने बेसिस देखे थे। आज हम उन सभी सोर्सेज को डिटेल में देखेंगे और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। एंड द ब्यूटी इज आज ही हम आगे के 3 चैप्टर्स भी करने वाले हैं। तो ऑलरेडी स्केड्यूल आपके पास है, आपको देखना है, समझना है, चीजें अकॉर्डिंगली लर्न करनी है एंड देन हम लोग सैंपल पेपर्स करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस पर्टिकुलर बिजनेस स्टडीज को आज समाप्त कर देते हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो हमारे पास आ रहे हैं ऑनर्स फंड्स। ऑनर्स फंड्स में बेटा जो 3 ही मेन सोर्स होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स की बात बाद में करेंगे, पहले इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। देखो दोनों ही केसेस में एक कंपनी क्या कर रही है, अपनी ऑनरशिप सेल कर रही है। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि मैं कंपनी हूं, 100% मेरी ही ऑनरशिप है अभी फिलहाल। अब मुझे पैसे की जरूरत है। मैंने आपको बोला कि मेरी कंपनी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ रुपए। मैं आपको अपनी कंपनी का 20% हिस्सा बेचना चाहता हूं। तो 1 करोड़ का 20% कितना बना बच्चों? 20 लाख रुपए। तो आप मुझे 20 लाख रुपीस दोगे और मेरी कंपनी का 20% आपका। तो इसका मतलब यह है कि मेरी कंपनी का 20% आपका है। जितना भी प्रॉफिट जब तक भी होगा इस कंपनी को तब तक 20% आपको मिलेगा, क्योंकि कंपनी के 20% मालिक तो आप हो। तो आपने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा, आप बन गए शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होगा? ओनर ऑफ द कंपनी होगा। तो अगर आपको कभी भी देखना है ना बच्चों कि शेयर होल्डर के पास कितना हिस्सा है, तो आप वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी देख लो कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। एक और एग्जांपल से समझो। सपोज कंपनी है 10 करोड़ रुपए की और आपके पास है 50% ऑफ द शेयर। इसका मतलब आपने 5 करोड़ रुपए का हिस्सा आपका है। समझ गए बच्चों? इसको शेयर्स बोलते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जब भी उसको पैसे की जरूरत होती है तो या तो अपना हिस्सा बेच सकती है ऐसे, या फिर लोन ले सकती है। तो लोन के लिए तो बोरोड फंड्स आएगा। आप अगर हिस्सा खरीद रहे हो, शेयर खरीद रहे हो, इसको ऑनर्स फंड्स बोलते हैं। अब शेयर में 2 तरीके के शेयर्स होते हैं बेटा, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है सर, दोनों में फर्क क्या होता है? देखो बच्चों, सबसे पहले तो जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होता है, इसके नाम में ही है प्रेफरेंस। इसको बच्चों प्रेफरेंस दिया जाएगा। किस चीज का प्रेफरेंस दिया जाएगा? 3 चीजों में प्रेफरेंस दिया जाएगा। कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मालिक लोगों में बंटता है, शेयर होल्डर में बटेगा। तो पहला प्रेफरेंस किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। यानी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा वो पैसा। फिक्स्ड मिलता है इनको, ठीक है, मतलब फिक्स्ड डिविडेंड होते हैं। दूसरा, जब कंपनी बंद हो रही होगी, कंपनी क्लोज हो रही होगी, तो ये कैपिटल वापस भी तो देगी ऑनर को। भाई जब पैसा लगाया तो ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया। कंपनी जब भी बंद होगी तो अल्टीमेटली पैसा रीपेमेंट होगा। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, 2 जगह प्रेफरेंस मिलती है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड में एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। आओ पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग शेयर्स किसको बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, आओ समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इक्विटी शेयर्स? इट रिप्रेजेंट्स द ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी। ऑनरशिप का मतलब जिनके पास भी शेयर्स हैं वो मालिक हैं। तो कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज ऑनरशिप कैपिटल। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑनरशिप कैपिटल भी बोलते हैं। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज शेयर कैपिटल। कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड शेयर्स। ठीक है, हर शेयर की अपनी एक वैल्यू होती है जिस पर वो इशू करा जाता है। ठीक है, अब बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, 1 करोड़ में कितने शेयर्स हैं? लाइक आप ये ले लो कि 10 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो 10 रुपए का एक हो गया ना, 10 लाख शेयर्स हो गए। अब जिसको जितने जितने शेयर्स खरीदने हैं वो खरीद सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों।
द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जो हम इक्विटी शेयर से रेज करते हैं उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर से रेज करते हैं उसको हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब मेरिट्स क्या होंगे सर, क्या मेरिट्स होंगे यहाँ पे शेयर इशू करने के? देखो सबसे पहले मेरिट होते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट अ कंपल्सरी पेमेंट। यानी कि शेयर होल्डर तो मालिक है, उसको डिविडेंड तभी देना है अगर आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, भाई मालिक है ना, अगर बिजनेस को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो मालिक को कुछ भी नहीं मिलेगा यार। लेकिन अगर लोन लिया होता है तो कंपनी के लिए बर्डन होता है कि चुकाना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट तो देनी पड़ेगी। लेकिन शेयर में ऐसा कुछ नहीं है, डिविडेंड का मतलब ही प्रॉफिट है, तो कोई बर्डन नहीं होता बच्चों। शेयर होल्डर को तभी रिटर्न देना है जब प्रॉफिट होगा, तो देयर इज नो बर्डन। दूसरा, इक्विटी कैपिटल एक परमानेंट कैपिटल है, यानी वापस करने की कोई जल्दी नहीं है। बैंक से लोन लोगे फिक्स टाइम के लिए आएगा, जनता से लोन लोगे फिक्स टाइम के लिए आएगा, तो आपको वापस करने की एक ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ही नहीं है बच्चों। कंपनी जब बंद होगी तब वापस देना है, तो कोई टेंशन नहीं है, परमानेंट कैपिटल है ये। एज इट इज टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है बच्चों जब कंपनी बंद होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फंड्स कैन बी रेज थ्रू इक्विटी इशू विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन द एसेट्स। चार्ज का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो चार्ज का मतलब होता है अगर आप लोन लेते हो तो लोन लेते टाइम आपको कोई ना कोई एसेट गिरवी रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है ना। तो जब आप कोई लोन लोगे तो एसेट गिरवी रखोगे, लोन नहीं चुका पाओगे तो वो एसेट बिकेगा बच्चों। लेकिन शेयर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पैसा ले सकते हो और आपका कोई भी एसेट गिरवी नहीं है, किसी एसेट पे भी चार्ज नहीं है। पैसा चुकाना ना चुकाना इसकी कोई एश्योरेंस भी आपको देनी नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सिंपल है ना, अगर आप अपना पैसा अपने बिजनेस में लगाते हो, अपने धंधे में लगाते हो, वो भी तो डूब सकता है बिजनेस। बिजनेस डूब गया तो बात खत्म, पैसा खत्म। यहां भी ऐसा ही है, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो आप उस कंपनी के ओनर बन रहे हो, मालिक बन रहे हो, राइट। तो अगर कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब गया यार। इसका मतलब शेयर में पैसा बढ़ भी सकता है, शेयर में पैसा कम भी हो सकता है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बिजनेस है, बिजनेस में तो रिस्क होगा बच्चों। तो कहीं ना कहीं यहां पे ये लिखा हुआ है कि शेयर्स में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता एसेट्स पे, कंपनी के एसेट्स सारे सेफ है। देखो लिखा हुआ है द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर देयरफॉर फ्री टू बी मॉर्गेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बोरोइंग। तो आप जब भी लोन वोन लेना चाहते हो तो वहां पे अपने एसेट्स गिरवी रख सकते हो। ठीक है, ये बच्चों शेयर्स में आता है। फिर हम अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स में हम क्या बोलेंगे, द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो जगह प्रेफरेंस मिलता है, बताओ जल्दी से, दो जगह कहां कहां प्रेफरेंस मिलता है? मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहला इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट, जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो पहले फिक्स्ड इनको दिया जाएगा। ठीक है, बिफोर एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी से पहले इनका पेमेंट होगा। दूसरा, कैपिटल इनको मिलता है कंपनी के क्रेडिटर्स के बाद, यानी कंपनी जब भी बच्चों लिक्विडेट हो रही होगी, जब भी कंपनी बंद हो रही होगी, तो पहला पेमेंट तो लाइबिलिटीज का होता है, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल पेबल। लाइबिलिटीज का पेमेंट सबसे पहले होगा, फिर 2 नंबर पे पेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा, फिर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ऐसे चलता है। तो 2 जगह प्रेफरेंस है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड में और कैपिटल रीपेमेंट में। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास बच्चों ध्यान रखना है कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होती, लेकिन ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। इक्विटी शेयर्स जनता खरीदती ही इसीलिए है क्योंकि वहां पे वोटिंग राइट्स होते हैं, आपको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन होगा, अब देखो कंपनी में सपोज 100 शेयर होल्डर है, कंपनी कुछ भी करेगी तो वोटिंग होगी, शेयर होल्डर से पूछा जाएगा बताओ क्या किया जाए, आपका क्या मत है, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आप बताओ ना हमें। तो कंपनी कभी भी कोई भी डिसीजन बिना वोटिंग के नहीं करती। अब वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं होते, वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं। तो इनको प्रेफरेंस है तो उनको वोटिंग राइट्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स रिजेंबल डिबेंचर्स एज दे बेयर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न।
बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो डिवेंचर जैसे होते हैं क्योंकि इनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। इसके क्या क्या मेरिट्स हैं बच्चों? सबसे पहले बाबू, प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो आपको एक स्टेडी इनकम देते हैं। स्टेडी इनकम का मतलब एक रेगुलर फिक्स्ड इनकम मिलती है। तो जो ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, जो फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। नंबर 2, इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब देखो बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर्स सारे डिसीजन लेते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल भी अफेक्ट नहीं करते क्योंकि इनको कोई वोटिंग राइट्स ही नहीं है। तो कोई भी डिसीजन होना होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आराम से खुद ले सकते हैं, उनको इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है? पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स में इनेबल अ कंपनी टू डिक्लेयर हायर रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन गुड टाइम्स। बच्चों, अगर प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी बहुत फायदा होने वाला है। सर क्यों फायदा होने वाला है? देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है। सपोज आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए 10,000 रुपए फिक्स कर दिए कि इनको 10,000 का प्रॉफिट देना है। अब सपोज आपको प्रॉफिट 15,000 का हुआ तो 15 में से 10 प्रेफरेंस के पास गया, 5 इक्विटी पे गया। अब प्रॉफिट हुआ 20 का तो 10 प्रेफरेंस को, 10 इक्विटी को। प्रॉफिट हुआ 1 लाख का तो प्रेफरेंस को तो अभी भी 10 ही देना है ना, क्योंकि उनका फिक्स्ड है। इक्विटी को देना 90। तो तुम लोग सोचो बच्चों, जब भी हायर प्रॉफिट्स होंगे तो फायदा सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर का होगा या नहीं होगा? इक्विटी शेयर होल्डर खुश, मालिक खुश, तो सब खुश, है ना। तो बोल रहा है जब आप फिक्स्ड कर देते हो डिविडेंड प्रेफरेंस का तो आपको मौका मिलता है कि आप हायर डिविडेंड दे सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। बोल रहा है जब भी कंपनी बंद होगी बच्चों तो रीपेमेंट का अधिकार सबसे पहले किसको है? प्रेफरेंस शेयर्स को है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक प्रेफरेंशियल राइट रहता है, यह भी उनका एक तरीके से मेरिट ही है। नेक्स्ट क्या है? प्रेफरेंस कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज। वही वाली, ये भी जैसे इक्विटी भी कोई चार्ज नहीं क्रिएट करते तो प्रेफरेंस भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं करते, तो कोई बर्डन नहीं है। ठीक हो गया सर। अगला सोर्स कौन सा है बच्चों? रिटेन्ड अर्निंग्स। सर रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं? व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स? देखो बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है सेविंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या मतलब होता है? सेविंग्स। यानी कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। कंपनी एक छोटा सा पोर्शन बचा के रखती है फ्यूचर के लिए। लाइक लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 80,000 का डिविडेंड बांट दिया, 20,000 रुपए सेव कर लिए। तो कंपनी का ये ट्रेंड है कि कंपनी जनरली डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ द अर्निंग टू इट्स शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। थोड़ा सा फ्यूचर के लिए बचा के रखती है, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स या सेविंग्स या प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग्स में बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर, दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। ये बच्चों इंटरनल फाइनेंसिंग बोल सकते हैं इसको, या सेल्फ फाइनेंसिंग बोल सकते हैं, या प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स बोल सकते हैं। क्या क्या फायदे हैं बच्चों? क्यों करना चाहिए हमें रिटेन्ड अर्निंग्स? क्यों करनी चाहिए हमको सेविंग्स? आप सोचो आपके घर पे क्यों सेविंग्स करते हो आप? सबसे पहला, ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स है। सेविंग्स आपकी परमानेंट होती हैं, आपको कोई डर नहीं है कि पता नहीं पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे शेयर्स है, शेयर्स आपने इशू करे, पता नहीं जनता खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, एक फियर होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो परमानेंट सोर्स है, आप ही का है, आप ही के काम आएगा। नंबर 2, इट डजंट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखो बच्चों, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना है, राइट। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स पे जाते हैं तो फिक्स डिविडेंड देना है, फ्लोटेशन कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो मल्टीपल कॉस्ट है जो शेयर डिवेंचर वगैरह इशू करने में आती हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है, तो कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती। नंबर 3, फंड्स इंटरनली जनरेट हुए हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, आप इनको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट, बिजनेस अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को आराम से झेल सकता है। भाई जिसके पास सेविंग्स होती है उसका फ्यूचर सिक्योर होता है ना, वो बहुत मजे में कोई भी लॉस हो झेल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? आपका शेयर का मार्केट प्राइस भी बढ़ता है अगर आपके पास सेविंग्स है। बच्चों, जिस कंपनी के पास सेविंग्स है वो एक सेफ कंपनी है, वो एक सिक्योर्ड कंपनी है। तो ऐसी कंपनी जिसके पास सेविंग्स है वो सेफ है, सिक्योर्ड है, तो उसका शेयर का मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए बच्चों रिटेन्ड अर्निंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। क्या बात है सर, क्या ही बात है।
अब हमारे पास आ रहे हैं बोरोड फंड्स। सर बोरोड फंड्स का क्या मतलब होता है? बोरोड फंड्स का मतलब होता है बच्चों जब हम कर्जा ले रहे हैं, जब हम लोन ले रहे हैं। अब लोन अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है। लोन या तो आप पब्लिक से ले सकते हो, जनरल पब्लिक से, जनता से। तो बच्चों जब कोई कंपनी जनता से लोन लेती है उसको डिबेंचर्स या बॉन्ड्स बोलते हैं। या फिर आप लोन ले सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको लोन देते हैं। या फिर आप लोन ले सकते हो बैंक से, या फिर आप लोन ले सकते हो ट्रेड क्रेडिट के रूप में पब्लिक से। ट्रेड क्रेडिट के रूप में कैसे लेते हैं बच्चों, ये भी सिखाऊंगा। या फिर आप एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन ले सकती है, इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो हमारे पास मेनली 5 सोर्स होते हैं: डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, ट्रेड क्रेडिट और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। आओ इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आ रहा है बच्चों डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स क्या होता है बच्चों? जैसे आपने पब्लिक को शेयर्स इशू करे ना, वैसे ही कुछ जनता ऐसी होती है जो बोलती है हम शेयर्स नहीं खरीदना चाहते। शेयर्स में तो रिस्क होता है, पैसा अगर बढ़ सकता है तो पैसा डूब भी तो सकता है। कंपनी डूब गई तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा, ये तो घाटा है। हम घाटा नहीं लेना चाहते, हमको चाहिए सेफ्टी, हमको चाहिए फिक्स इंटरेस्ट, हमको चाहिए हमारा पैसा 5, 7, 10 साल में वापस आ जाए। हमें तो कुछ ऐसी चीज बताओ। तो कंपनी बोलती है ठीक है, वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, फिर कंपनी के मालिक नहीं बनाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद आपका पैसा वापस दे देंगे। कंपनी ने बोला हाँ ठीक है ये चलेगा, पब्लिक को मंजूर है ये, तो पब्लिक ने बोला हाँ ठीक है वी आर इंटरेस्टेड, बताओ ऐसा क्या है। तो कंपनी बोलती है हम आपको डिबेंचर इशू करेंगे। डिबेंचर क्या है? एक एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी आपसे कुछ फिक्स टाइम के लिए, 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए पैसा बोरो कर रही है, लोन ले रही है, जिसपे आपको फिक्स इंटरेस्ट देंगे। एसिड्स पे भी चार्ज क्रिएट होगा, ना चुका पाए तो हमारी संपत्ति बेच लेना। तो कितना सेफ हो गया जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए। इसको हम डिबेंचर्स बोलते हैं। डिबेंचर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। अ कंपनी कैन रेज फंड थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स विच बेयर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर पे बेटा एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर्स के क्या क्या फीचर्स होंगे देखो जरा। सबसे पहले बच्चों डिबेंचर्स कौन प्रेफर करता है? वो लोग प्रेफर करते हैं जिनको फिक्स्ड इनकम चाहिए, ठीक है, और कम रिस्क लेना है। दूसरा, डिबेंचर कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब देखो डिबेंचर जो खरीदता है उसको हम डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, उसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड रिटर्न से मतलब है। दूसरा, डिबेंचर के पास बच्चों वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो अल्टीमेटली किसी भी शेयर होल्डर के कंट्रोल पे इंपैक्ट नहीं करते। सपोज 10 शेयर होल्डर है, कंपनी 10 शेयर होल्डर और ले आए तो 20 शेयर होल्डर हो गए बच्चों। 20 शेयर होल्डर का मतलब 20 को वोटिंग राइट्स, तो अभी जितने भी डिसीजंस होंगे वो 20 लोग लेंगे मिलके, पहले तो 10 ले रहे थे, तो कंट्रोल बट गया या नहीं बट गया? शेयर्स में कंट्रोल बट जाता है। अब सपोज 10 शेयर होल्डर है, पैसे की जरूरत है, कंपनी ने शेयर इशू ही नहीं करा। इशू क्या करा? डिबेंचर। डिबेंचर के केस में तो उसको वोटिंग राइट ही नहीं होते, तो 10 के 10 ही कंट्रोल करेंगे अभी भी हर चीज। तो जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो आपका यानी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, ध्यान रखना। दूसरी चीज, शेयर होल्डर ऑनर ऑफ द कंपनी होता है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होता है। वो तो एक तरीके का वो इंसान है जिसका पैसा देना है, वो मालिक नहीं है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो वो आपके कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करता। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर इज लेस कॉस्टली। बच्चों इसमें खर्चा भी कम आता है क्योंकि इसके अंदर पेपर वर्क और ये सब चीजें कम होती हैं, प्लस टैक्स भी बचता है। क्यों सर टैक्स कैसे बचता है? बच्चों देखो डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट देना होता है। इंटरेस्ट एक खर्चा है, खर्चा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अकाउंट्स में सीखा है ना P&L, उसकी डेबिट साइड में आएगा। अब उसकी अगर डेबिट साइड में आएगा तो इनकम को कम करेगा, प्रॉफिट को कम करेगा, प्रॉफिट कम तो इनकम टैक्स भी कम, ठीक है, टैक्स बचाता है, राइट। सर बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स भी बेटा यही होते हैं, बॉन्ड्स भी डिबेंचर जैसे ही होते हैं, बस फर्क क्या होता है? डिबेंचर पे एक फिक्स इंटरेस्ट होता है, बॉन्ड पे फिक्स इंटरेस्ट कैसे होता है कि बॉन्ड 1 लाख का है, पब्लिक से 75,000 लेंगे और वापस कितना करेंगे? 1 लाख। तो पब्लिक का इनकम क्या है? बचा हुआ डिफरेंस, 25,000 का डिफरेंस है। यानी आप जनता हो, मैं कंपनी हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे आप 75,000 रुपए दे दो,
मैं आपको वापस 1 लाख रुपए करूंगा, तो 25 का डिफरेंस है, आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, यही आपकी इनकम है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का हो जो सस्ते में इशू करा जाए और ज्यादा आपके पैसे मिले उसको, तो अल्टीमेटली वो बॉन्ड है। ठीक है, देखो बॉन्ड्स आर ऑल्सो डेट इंस्ट्रूमेंट, ये भी कर्जा है, इस पे एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, बस डिस्काउंट पे इशू होते हैं, ये सस्ते में इशू होते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बॉन्ड, उसको हम लोग इनकम बोल देते हैं पब्लिक की। ठीक है, ओके, बढ़िया सर। उसके बाद आप लोन कहां से ले सकते हो? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो बच्चों। अब बोरोड फंड में या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप डिबेंचर इशू कर सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकते हो, या फिर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। ये भी वैसा ही है जैसे बैंक से लोन लेते हैं ना, बस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या फर्क होता है? बैंक जो है वो पब्लिक डीलिंग करता है, आपका पैसा डिपॉजिट करता है, आपको लोन देता है। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये दोनों फंक्शन नहीं करते परफॉर्म। ठीक है, ये दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। देखो लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इनका काम ही ये है कि फाइनेंस प्रोवाइड करना। ये इंस्टीट्यूशन सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों सेटअप करती हैं। ये आपको लोन देती हैं लॉन्ग और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, ये कब सूटेबल होते हैं बच्चों? जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, आपको एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, आपको लोन नहीं मिल रहा डिवेंचर वगैरह इशू करके, तो इनसे आप ले सकते हो। ठीक है, क्या मेरिट्स होंगे बच्चों? ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं जो बैंक्स नॉर्मली नहीं दे रहे होते। बैंक आपको थोड़ा छोटे टर्म के लिए लोन देता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए दे देता है। दूसरा क्या है बच्चों, आप जब इनसे लोन ले लेते हो तो बाकी सोर्सेस को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जब लोन दे दिया तो उन्होंने तो सब कुछ चेक करके दिया होगा, इसका मतलब कंपनी ठीक है, कंपनी वर्दी है, इसको लोन दे सकते हैं। तो बाद में आपको दूसरे सोर्सेस से भी लोन आसानी से मिल जाता है। देखो लिखा हुआ है ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द बोरोइंग कंपनी इन द कैपिटल मार्केट। कॉन्सिक्वेंटली बाद में आप दूसरे सोर्सेस से भी पैसा रेज कर सकते हो। ठीक है, तीसरा बच्चों लोन क्योंकि किस्तों में चुकाना होता है, थोड़ा थोड़ा करके चुकाना होता है, तो आपके ऊपर कुछ खास बर्डन भी क्रिएट नहीं होता। ठीक है, चौथा बोल रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको ऐसे टाइम पे भी लोन दे देंगे जब नॉर्मली आपको नहीं मिलता, जैसे डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है बच्चों? जब बिजनेस बहुत डाउन होता है, इकोनॉमी बहुत डाउन होती है, कहीं पे भी पैसा नहीं बन रहा होता, सबके बिजनेसेस गिरे हुए होते हैं, उस टाइम पे कोई पैसा नहीं देता, लेकिन ये आपको तब भी लोन देते हैं, तो ये काफी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, बढ़िया सर। ऐसे ही सर क्या हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, बैंक से भी लोन ले सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ बैंक्स, HDFC, ICICI, इसके साथ साथ हम लोग PNB, SBI, मल्टीपल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मल्टीपल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिनका काम ही यही है आपके डिपॉजिट्स जमा करना, आपको लोन देना, आपकी हेल्प करना, आपको इंटरेस्ट देना, आपसे इंटरेस्ट लेना, धंधा कर रहे हैं मेनली बैंक्स भी। ठीक है, अब बैंक्स अलग अलग तरीके के लोन देता है बेटा, जैसे कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, अलग अलग तरीके के लोन्स। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है वो मल्टीपल चीजों पे डिपेंड करता है, टाइम कितना है, किस तरीके का लोन है, कितने टाइम में आप पे करना चाहते हो, पेपर वर्क कैसा है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, काफी चीजों पे डिपेंड करता है। अगला, लोन या तो आप लमसम में एक ही बार पे कर सकते हो या किस्तों में भी पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ इट इज नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स। परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है बेटा क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है। बैंक पहले दुनिया भर की चेकिंग करेगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बाद फिक्स टाइम में ही आपको वापस करना है, तो आप परमानेंटली अपने पास नहीं रख सकते इस पैसे को। राइट, परफेक्ट सर। उसके साथ साथ बच्चों बैंक से लोन लेने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी भी चाहिए, जो कई बार लोगों के पास नहीं होती, तो ये एक डीमेरिट भी है कि कई बार लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं होती तो उनको लोन मिलता ही नहीं है। बहुत बढ़िया सर। इसके क्या मेरिट्स होंगे बच्चों? इसके मेरिट्स हैं बेटा जी, बैंक्स आपको टाइमली असिस्टेंस देता है, आपको फंड्स देता है व्हेन नीडेड। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब आपको लोन्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो बैंक में जाओ, अगर आप फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क कर पाओगे, आप कंपैटिबल होगे, आपकी गुडविल अच्छी होगी, आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, सीक्रेसी ऑफ द बिजनेस कैन बी मेंटेन्ड। इसका मतलब सीक्रेट बना रहेगा, आपकी कोई जानकारी पब्लिक में नहीं जाएगी। अगर आप शेयर डिबेंचर वगैरह इशू करते हो तो पब्लिक में जानकारी जाती है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सारी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रहेगी, तो ये भी एक मेरिट है। तीसरा,
काफी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो चाहिए, लेकिन ये सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो शेयर्स वगैरह से कम है। पेपर वर्क तो है यहां पे भी, लेकिन शेयर डिवेंचर में बहुत ज्यादा पेपर वर्क है। प्रोस्पेक्टस छपवाओ, अलग अलग तरीके की परमिशंस लो, अलग अलग जगह से आप चीजें डील करो, इसमें कंपैरेटिवली उससे कम है। तो देखो लिखा हुआ है फॉर्मेलिटीज जैसे प्रोस्पेक्टस, अंडर राइटिंग कराना। अंडर राइटिंग का मतलब होता है जहां पे हम एक इंडिविजुअल को हायर करते हैं जो हमारे बिहाफ पे शेयर्स बेचता है हमारे, उसको हम अंडर राइटर बोलते हैं। ये सब नहीं चाहिए, तो कंपैरेटिवली इजियर सोर्स ऑफ फंड्स है। लास्ट होता है बच्चों फ्लेक्सिबल सोर्स है। फ्लेक्सिबल का मतलब आप अपने हिसाब से लोन को कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आपको जरूरत कम ज्यादा की है तो आप कम ज्यादा भी लोन ले सकते हो। बढ़िया सर। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास ट्रेड क्रेडिट। ये सबसे आसान है। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है? व्यापार करने के लिए उधार। जैसे एक रिटेलर होलसेलर के पास गया, उसने बोला भैया माल चाहिए लेकिन अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा। वो होलसेलर बोलता है कोई बात नहीं बेटा, तू माल ले जा, तू बेच ले, जब तेरा माल बिक जाएगा फिर मुझे पैसा दे दियो। तो जब एक ट्रेडर किसी दूसरे ट्रेडर को व्यापार करने के लिए, धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उधारी देता है, उसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं बच्चों। द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर, एक व्यापारी से दूसरा व्यापारी गुड्स खरीदने के लिए, सर्विसेज के बदले में, इसको हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। ट्रेड क्रेडिट से क्या होगा? आपने गुड्स ले लिए विदाउट इमीडिएट पेमेंट, पेमेंट नहीं करा, ठीक है। इसके बाद सच क्रेडिट, ये क्रेडिट हम बुक्स में कहां दिखाते हैं? क्रेडिटर के नाम से या बिल पेबल के नाम से। ट्रेड क्रेडिट बच्चों छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करती हैं, लेकिन ये होता शॉर्ट टर्म के लिए है। ये 10 साल 5 साल के लिए नहीं होता, मैक्सिमम 3 महीने के लिए होता है, 6 महीने के लिए होता है। इसके बाद ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जिनकी अच्छी रेपुटेशन होती है। जनरली 30 से 90 डेज के बीच में चलता है। ठीक हो गया बेटा। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला कन्वीनियंट है, कॉन्टिन्यूअस है। कन्वीनियंट रहेगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस रहेगा, इजी सोर्स ऑफ फंड रहने वाला है। दूसरा, ये रेडिली अवेलेबल होता है अगर कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, यानी कि सामने वाला आपको एकदम से दे देगा उधार अगर आपका नाम अच्छा है, आप उसकी जान पहचान में हो। अगला, ट्रेड क्रेडिट से आपकी सेल्स भी प्रमोट होती है, आपके पास अच्छा माल रहेगा तो ज्यादा बिकेगा, राइट। उसके बाद अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना स्टॉक लेवल बढ़ाना है तो वो बढ़ा के रख सकता है ट्रेड क्रेडिट की हेल्प से। आप उधार ले सकते हो, आपके पास माल फुल रहेगा ताकि फ्यूचर में भी आप माल बेच सको, प्रॉफिट कमा पाओ, और ये भी आपके एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं करता। बहुत बढ़िया सर। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या है? नाम में ही है इंटर कॉर्पोरेट। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स दे देती है, डिपॉजिट्स दे देती है, तो देखो लिखा हुआ है दीज आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स मेड बाय अ कंपनी विद another company. ICD market is used for short-term cash management. The deposits are usually considered by the borrower company to solve problem of short-term insufficiency. यानी अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है, किसी और कंपनी से ले सकती है, इसको बोलेंगे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ठीक है बच्चों। आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम पीरियड जो है वो 7 डेज का होगा, जो 1 साल तक हो सकता है। तो 3 तरीके की होगी, 3 months, 6 months, कॉल डिपॉजिट्स। कॉल का मतलब जब मन करे तभी कॉल कर लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो फिक्स्ड हो सकते हैं, वो कम ज्यादा भी हो सकते हैं, और बैंक से थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये डन हो गया। तो सारे ही सोर्सेज हम लोगों ने, चाहे वो बोरोड फंड्स के हैं, चाहे वो ऑनर्स फंड्स के हैं, ये सब हमने कंप्लीट कर लिए। मेन हमारे चैप्टर में यही चीजें हैं। एक और इसका क्लास रखूंगा जिसमें मैं आपको थोड़ी सी अलग जनरल नॉलेज वाली चीजें दिखाऊंगा, मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से इतना इनफ है। एक और रखूंगा लास्ट में, जब सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म कर दूंगा, तो एक आध दिन में रख लूंगा, जिसके अंदर कुछ एनसीईआरटी में ना कुछ बॉक्सेस में चीजें दी गई हैं जो कई बार आउट ऑफ द बॉक्स जाके तुम्हारे से पूछ ली जाती हैं, तो वो उसमें कवर कर देंगे। वैसे चैप्टर हमारा समाप्त है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। ठीक हो गया बच्चों। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। थोड़ी देर में मिलो मुझे। चैप्टर नंबर 7 ये हमारा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये डन है। 3 चैप्टर और बचे अब आपके पास, स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस। वो भी हम लोग अगली ही 1-1 घंटे के बाद क्लासेस आ जाती रहेंगी, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।